नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपके सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट की और सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि पहले की दो क्लासेज में हमने एक तो हिस्ट्री की बात की थी कि सॉइल फर्टिलिटी की क्या हिस्ट्री है, ठीक है। उसके साथ में ही उससे थोड़ा आगे बढ़ के हम न्यूट्रिएंट्स पे आ गए थे और न्यूट्रिएंट्स का क्लासिफिकेशन कर लिया था। क्लासिफिकेशन के बाद में हमने देख लिया था कि कौन कौन से जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट है, कौन कौन से मैक्रो है, उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो भी हमने देख ली थी। इसके बाद में उसी टॉपिक का एक छोटा सा टॉपिक तो ये रहा था कि हम फॉर्म्स देखने वाले थे कि कौन सी फॉर्म में आपको जो प्लांट है, प्लांट को न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं। एक तो फॉर्म देखनी है हमें, ठीक है, और एक हम पीएच का भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि कौन से पीएच पर कौन से न्यूट्रिएंट आपको ज्यादा मिलेंगे, यानी कि प्लांट को ज्यादा मिलेंगे, और कौन से पे कम मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज रहने वाली है। थोड़ा ठीक कर दो इसको, ठीक है। तो ये चीज रहने वाली है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और क्या चीज है, तो और हमें जो है, क्योंकि मैंने ये कहा था कि जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो आपके मुख्य रूप से एक तो फंक्शंस की बात होने वाली है, ठीक है, एक तो फंक्शंस की बात होने वाली है। इसके साथ में हम बात करेंगे कि डिफिशियंसी किस प्रकार से देखेंगे या डिफिशियंसी के कौन कौन से लक्षण है, और कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिए, ये सभी के लिए नहीं पढ़ेंगे, कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिए हम क्या बात करेंगे, टॉक्सिसिटी की भी बात करेंगे, ठीक है। टॉक्सिसिटी का मतलब यदि हम ज्यादा मात्रा में दे दें न्यूट्रिएंट्स को, मान लो नाइट्रोजन को ज्यादा दे दिया तो क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, फास्फोरस को ज्यादा दे दिया तो क्या दिक्कत आएगी, पोटास को ज्यादा दे दिया तो क्या दिक्कत आएगी, इनकी हम बात करेंगे, क्योंकि जनरली इन्हीं को हम ज्यादा देते हैं, बाकी जो है इतना नहीं देते हैं, तो उनकी भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपके रहने वाली है मेजर टॉपिक में, तो आज वाला ये, और इसमें भी हम जो है ना तीन के बारे में मुख्य रूप से बात करेंगे, एक तो एन, एक पी और एक के। ये तीनों के बारे में आज डिस्कस कर लेंगे, और बाकी के जो आपके न्यूट्रिएंट है उनको हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्म्स के बारे में बता देता हूं, ठीक है। फॉर्म्स का मतलब है, क्योंकि आपको पता है कि वायुमंडल में, यह आपका वायुमंडल है, इसमें कई प्रकार की गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन भी है, जैसे ऑक्सीजन भी है, जैसे CO2 भी है, ठीक है। कई प्रकार की गैसें हैं, ऑक्सीजन हम खुद लेते हैं, और ये आपके CO2 को प्लांट्स लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। आपके हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं और हमारे लिए भोजन बनाते हैं, हम उसी भोजन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज है ना, हम ये कहते हैं कि इसको डायरेक्टली पौधे यूज में ले लेते हैं, पौधे क्या कर लेते हैं, इसको डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, यानी कि इसका उपयोग तो हो गया। दूसरी चीज ये आपके क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का यूज हम करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का यूज हम करते हैं। तो सर फिर नाइट्रोजन तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसका यूज कौन करता है, 78% नाइट्रोजन है, इसका यूज कौन कर रहा है, तो दोस्तों इसका यूज है ना, होता तो पौधों के द्वारा ही है, लेकिन जो है इनडायरेक्ट रूप से होता है, यानी कि पौधे इसको डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो सर इनडायरेक्ट रूप से कैसे होता है, तो इसको घुमा फिरा कर जो है किसी भी सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया होती है, और ये नाइट्रेट में चेंज होता है। किस में चेंज होता है, नाइट्रेट में। अब ये नाइट्रेट में चेंज होने के लिए, एक तो आपने सुना होगा कि बारिश के टाइम पे जब बिजलियां कड़कती है, ठीक है, उस टाइम पर भी ये अधिक तापमान होने की वजह से नाइट्रेट में चेंज हो जाता है, तो बारिश के पानी के साथ में भी नाइट्रेट में वायुमंडलीय नाइट्रोजन आ जाती है, एक तो ये है। दूसरा, बायोलॉजिकल जो जीव है वो क्या करते हैं, नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया करते हैं, जैसे आपने सुना होगा राइजोबियम नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया करता है, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे जीव हैं जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। यह चीज आपको देखने को मिलती है। तो ये इस अवस्था में आया तभी पौधे को प्राप्त हुआ। इसका मतलब पौधे का प्रत्येक न्यूट्रिएंट को लेने की एक फिक्स फॉर्म है, और मुख्य रूप से वो आयनिक फॉर्म होती है, ठीक है। जो पौधे होते हैं वो डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं, वो आयनिक फॉर्म में लेते हैं, और आयनिक फॉर्म में लेने का भी एक कारण होता है, क्या होता है, आयन एक्सचेंज। आपने सुना होगा कि पौधे क्या करते हैं, आयनों को एक्सचेंज करते हैं, यानी कि जड़ों के अंदर दूसरे आयन रहते हैं, मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन है, यहाँ पर OH- आयन है, ये जड़ है आपकी। अब इस जड़ में से एक H+ आयन बाहर निकलेगा, तो इसकी जगह यहाँ पर कमी हो जाएगी, तो बाहर से कोई भी पोटेशियम मान लो प्लस के रूप में अंदर आ गया,
ठीक है। तो इस प्रकार से आयन एक्सचेंज होते हैं, तभी पौधा क्या करता है, सभी को आयनिक फॉर्म में, क्योंकि पौधे के पास खुद के पास क्या है, आयन है, और उन्हीं आयनों का यूज वो किस में करता है, न्यूट्रिएंट को अपटेक करने में करता है। ठीक है, आगे जो क्लासेज होगी हमारी उसमें हम न्यूट्रिएंट अपटेक की अलग अलग थ्योरीज भी पढ़ेंगे, अलग अलग मेथड भी पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पर ये चीज और क्लियर समझ में आएगी। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखो कि अधिकतर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आयनिक फॉर्म में होते हैं और उसी फॉर्म में पौधों को प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। ये बात समझ में आ गई, तो अब सबका एक एक बार आप क्या देख लो, सभी की फॉर्म देख लो कि फॉर्म कैसे देखी जाती है या कौन कौन सी फॉर्म में ये प्राप्त होते हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले नाइट्रोजन की ही बात कर लेता हूं। नाइट्रोजन NO3 माइनस के रूप में या फिर NH4 प्लस के रूप में। ठीक है, दोनों ही आयन है। ऐसा कहा जाता है कि नाइट्रोजन एकमात्र ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि ऋण आयन में भी प्राप्त होता है, धन आयन में भी प्राप्त होता है। ठीक है, धन आयन में अधिकतर जो फसलें होती है उसमें ऋण आयन के रूप में ही प्राप्त होता है, लेकिन धन आयन के रूप में कुछ फसलों में, जैसे कि आपके जो है एक तो पोटैटो होता है, एक आपके राइस होता है, इनमें प्राप्त होता है मुख्य रूप से। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल आप ध्यान रख लेना। आई बात समझ में, ये चीजें होती है, इनको आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे। इसके बाद में आ जाते हैं कि फास्फोरस का क्या फंडा है, फास्फोरस कैसे प्राप्त होता है, तो H2PO4 माइनस, ये अलग अलग पीएच पे डिपेंड करता है कि कौन से पीएच पे है। ठीक है, तो इसके रूप में भी प्राप्त होता है, HPO4 -2 के रूप में भी प्राप्त होता है, और एक रेयर कंडीशन है PO4 -3। ठीक है, ये कम संभावना है कि इस अवस्था में प्राप्त हो जाए, बाकी सबसे ज्यादा ये होता है, उसके बाद में इस अवस्था में होता है, थर्ड अवस्था ये है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। आपके बाद जाता है पोटास, पोटास के लिए हम ये कहते हैं K+ के रूप में प्राप्त होता है। इसके बाद में हम कहते हैं कि आपके क्या बचता है, पोटास के बाद में NPK तो हो गया, उसके बाद में आता है कैल्शियम, कैल्शियम के लिए हम ये कहते हैं 2+ के रूप में प्राप्त होता है। इसके बाद में आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के रूप में 2+ के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, सल्फर आपके सल्फेट के रूप में प्राप्त होता है, SO4- के रूप में। आई बात समझ में, तो अधिकतर देखो आप, अधिकतर क्या है, आयनिक फॉर्म में ही प्राप्त हो रहे हैं, सभी आयन्स है, और आयन्स होने का कारण क्या होता है, सीधी सी बात है, पौधे के खुद के पास आयन है। ठीक है, और वो बाहर से भी आयन ही लेता है, तो एक आयन के बदले एक आयन दे देता है, एक ले लेता है, इस प्रकार से एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आ जाते हैं फॉर्म्स के बारे में, आगे और बात करते हैं। ये आपके मेजर न्यूट्रिएंट हो गए। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट हो गए। अब कुछ न्यूट्रिएंट और हैं जिनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे जिंक की बात करें तो जिंक प्लस के रूप में, बोरोन की बात करें तो बोरोन होता है आपके BH3BO3, ठीक है, माइनस के रूप में, इस प्रकार ये भी माइनस के रूप में। इसके लिए बोरोन के लिए ऐसे भी कहते हैं कि ये बोरिक एसिड के रूप में भी प्राप्त हो जाता है। तो एकमात्र ऐसा तत्व है जो कि ना तो ऋणायन के रूप में और ना धनायन के रूप में प्राप्त होता है, यानी कि उदासीन अवस्था में भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। कॉपर की बात करें तो कॉपर आपका कॉपर 2+ के रूप में होता है। आयरन की बात करें तो आयरन आपके, आयरन के अलग अलग फॉर्म होती है, लेकिन 2+ मान के चलते हैं, 3 भी हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन माइनस के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा और जो है, यदि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की हम बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, जिंक की बात हो गई, कॉपर की बात होगी, मोलिब्डेनम की बात कर लेते हैं, MO, ठीक है, O4- ऐसे होता है ये, तो ये भी माइनस अवस्था में। तो ये चीजें आपको फॉर्म्स ध्यान रखनी है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन सा आयन किस फॉर्म में अवेलेबल हो रहा है पौधे को। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक था। इसके बाद में हम बात करेंगे पीएच की। ठीक है, पीएच में हम ये कहते हैं कि अधिकतर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके उदासीन पीएच या उसके आसपास, उदासीन पीएच का मतलब क्या हुआ दोस्तों, हम कह रहे हैं 6.5 से लेकर 7.5, ठीक है, या 6 से लेकर 7 के बीच में ज्यादा प्राप्त होते हैं इस अवस्था पर। और इसके लिए हम ये कहते हैं कि अधिकतर ज्यादातर तो एनपीके तो तीनों इसी पे मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा और न्यूट्रिएंट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए हम ये कहते हैं कि जो आपके अम्लीय पीएच होता है, ठीक है, अम्लीय पीएच होता है, इसमें अधिकतर माइक्रो न्यूट्रिएंट
लेकिन उनमें आपको मोलिब्डेनम का ध्यान रखना है। मोलिब्डेनम की यहाँ पर क्या होती है, कमी होती है अम्लीय में, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। बाकी जो है आपका जितने भी आयन जो लवण है जिनको हम कहते हैं भाई कैल्शियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, इसके अलावा हम कहते हैं पोटेशियम क्लोराइड हो गया, तो ये जो लवण बनाते हैं ये लवण क्या होते हैं, इस अम्लीय माध्यम में इनकी कमी पाई जाती है, स्वाभाविक सी बात है कमी पाई जाएगी। और बात करें क्षारीय की, क्षारीय माध्यम में अधिकतर आपके पोटेशियम की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, इनकी क्या होती है, अधिकता होती है, ये अधिक मात्रा में वहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस प्रकार से जो है चीजों को व्यवस्थित करना है, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इसके बाद में क्या बचता है, तो इसके बाद में आपको चीज देखने को मिलेगी जो है आज का मुख्य टॉपिक है, उस हिसाब से बात कर लेते हैं। मुख्य टॉपिक में हम ये कह रहे हैं कि आपको न्यूट्रिएंट के 3 चीजें देखनी है। एक तो क्या काम कर रहा है, अब देखो जो फंक्शंस होते हैं ना उनको आप रोल भी बोल सकते हो कि काम क्या है, ठीक है। तो एक तो जो काम कर रहे हैं प्लांट में न्यूट्रिएंट वो बात करेंगे, दूसरा उनकी डिफिशियंसी से क्या क्या लक्षण पैदा होते हैं उनकी बात करेंगे, और तीसरा यदि हम अधिक मात्रा में दे दे तो क्या दिक्कत सामने आती है, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले नाइट्रोजन की। किसकी बात करेंगे, नाइट्रोजन की बात हम कर लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के लिए क्या कह रहे हैं, नाइट्रोजन के लिए, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी जानते हो कि प्रोटीन का निर्माण नाइट्रोजन से हो रहा है, डीएनए का निर्माण नाइट्रोजन से हो रहा है, आरएनए का निर्माण भी नाइट्रोजन से हो रहा है। इसके अलावा मैंने कहा था क्लोरोफिल, पिछली क्लास में बताया था कि क्लोरोफिल जो है मुख्य रूप से मैग्नीशियम और नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ रहता है, ठीक है। मैग्नीशियम एक केंद्रीय परमाणु है, नाइट्रोजन की 4 4 रिंग्स पाई जाती है जो चारों ओर होती है, एक फाइटोल जो है रिंग होती है, फाइटोल जो है हम कहते हैं टेल होती है उनके, ठीक है, वो इस स्ट्रक्चर में पाई जाती है। इसका मतलब वहां पर भी नाइट्रोजन की आवश्यकता है, ठीक है। जो एमिनो एसिड्स है उनके निर्माण में नाइट्रोजन की आवश्यकता है, इसके अलावा एंजाइम्स के निर्माण में नाइट्रोजन की आवश्यकता है। तो इतनी सारी चीजों में आपके क्या है, नाइट्रोजन जरूरी है, तभी तो हम कहते हैं कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा देना चाहिए पौधों में, तभी जाकर आपकी प्रोडक्टिविटी या हम कहते हैं कि उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है। तो वही चीज है, तो एक एक करके इसके काम हम लिख लेते हैं। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, फंक्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, फंक्शंस की। फंक्शंस में पहला तो लिखना प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोटीन के निर्माण में, क्योंकि प्रोटीन के निर्माण में क्यों है, तो ध्यान रखना दोस्तों, मान लो कोई भी प्रोटीन श्रृंखला है, ठीक है, ये मान लो कोई प्रोटीन श्रृंखला है, इस प्रकार की श्रृंखलाओं से निर्मित बनी होती है प्रोटीन। अब इसमें है ना, कभी भी ध्यान रखना प्रत्येक प्रोटीन में एक एमीन जरूर होता है, जो आपके एमिनो एसिड्स होते हैं, जो अलग अलग एमिनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो उन एमिनो एसिड्स में एक एमीन का जो ग्रुप है वो जरूर रहता है। इसका मतलब प्रोटीन निर्माण के लिए नाइट्रोजन जरूरी है। फिक्स सी बात है कि जो चीजें एमिनो एसिड्स मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं, और प्रोटीन के निर्माण के लिए क्या जरूरी है, नाइट्रोजन जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक एमिनो एसिड में क्या होता है, जो एमीन है वो ग्रुप पाया जाता है, और एमीन निर्माण के लिए नाइट्रोजन जरूरी है। यहाँ देखो नाइट्रोजन है ना, तो इसका मतलब जो आपका हम कह रहे हैं एमिनो एसिड्स बनाने के लिए भी नाइट्रोजन जरूरी होता है, ठीक है। तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, डीएनए के संश्लेषण के लिए, डीएनए के बारे में मैंने पहले भी बताया होगा आपको, डीएनए में नाइट्रोजनी सार पाए जाते हैं। आरएनए के संश्लेषण के लिए डीएनए में क्या होते हैं, नाइट्रोजनी सार। ये मान लो पेंटोस शर्करा है, ठीक है, और इस पेंटोस शर्करा से ये आपका फॉस्फेट समूह जुड़ा रहता है, ठीक है, यानी कि फास्फोरस की भी जरूरत होती है डीएनए बनाने के लिए, और इसके साथ में ही नाइट्रोजनी सार भी जुड़े रहते हैं, किससे, दूसरी श्रृंखला से, ठीक है। जब दूसरी श्रृंखला से जुड़ेंगे तब यहां पर क्या रहेंगे, नाइट्रोजनी सार, जैसे कि एडेनिन, गवानिन, साइटोसिल, यूरेसिल, ठीक है। ये क्या है, ये सारे आपके जो है इसी प्रकार थाइमीन, इसी प्रकार जी ये जो पांचों आपके ये है नाइट्रोजनी सार है, ये नाइट्रोजन से मिलकर बनी हुई है। इसका मतलब यहां पर भी नाइट्रोजन की जरूरत होती है। तो इनके निर्माण के लिए, आरएनए के निर्माण के लिए कुछ एंजाइम्स है, उनके निर्माण के लिए, ठीक है, कुछ हार्मोन्स है, उनके निर्माण के लिए, सबके लिए क्या जरूरी होता है, आपका नाइट्रोजन जरूरी होता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि नाइट्रोजन के काम इन सब का संश्लेषण करना है, ठीक है। अब इतनी सारी चीजें हैं, तो इसका मतलब नाइट्रोजन किसको बढ़ा रहा है, ग्रोथ को बढ़ा रहा है,
ठीक है। विकास के लिए क्या जरूरी है? नाइट्रोजन जरूरी है। इसके अलावा हम कहते हैं फ्रूट की साइज के लिए, या हम कहते हैं बायोमास के लिए, यदि प्लांट का बायोमास बढ़ाना है, फ्रूट की साइज बढ़ानी है, तो उसके लिए भी क्या जरूरी है? नाइट्रोजन जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए भी आपके जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। हम कह सकते हैं बायोमास के लिए भी क्या जरूरी है? नाइट्रोजन जरूरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट काम नजर आ रहे हैं नाइट्रोजन के। ठीक है, इसका मतलब एक क्लोरोफिल वाला भी यहां पर लिख लेना। क्लोरोफिल का भी क्या होता है? इंटीग्रल पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्लोरोफिल का। ठीक है, इसमें भी नाइट्रोजन पाया जाता है। बाकी बायोमास में नाइट्रोजन होता ही है, ग्रोथ बढ़ाता ही है। ठीक है, ये सारी चीजें प्रोटीन निर्माण के लिए, इन सब के लिए नाइट्रोजन जरूरी है। और कोई बचेगा छोटा मोटा तो उसको अभी हम देख लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज हम पढ़ते हैं कि डिफिशियंसी से क्या होता है। यदि नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो जो काम आपने पढ़े हैं ये बिल्कुल इजी है, आपको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो जो काम आपने पढ़े हैं उनका उल्टा कर दो, उसमें डिफिशियंसी समझ में आ जाएगी। यदि ग्रोथ हो रही है नाइट्रोजन की वजह से, तो नाइट्रोजन की कमी होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके ग्रोथ रुक जाएगी, पौधे की क्या हो जाएगी? ग्रोथ रुक जाएगी। इसके अलावा और क्या होगा? तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा क्लोरोसिस। क्लोरोसिस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हरिमाहीनता। हरिमाहीनता का मतलब क्या है कि आपकी पत्तियों में जो क्लोरोफिल बन रहा था, इसको हम क्या बोल रहे हैं? पर्णहरित। जो पर्णहरित बन रहा था वो अब नाइट्रोजन की उपस्थिति में नहीं बन रहा है, और पत्तियों में मुख्य रूप से जो रंग का कारण होता है, हरे रंग का कारण होता है, वो क्लोरोफिल ही होता है, पर्णहरित ही होता है। ठीक है, और जो चीज कारण है वो ही नहीं रहेगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? पत्तियां आपको पीली पीली नजर आना स्टार्ट हो जाएगी, और ये नाइट्रोजन की कमी से होगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि नाइट्रोजन की कमी होती कहां पे है? तो ध्यान रखना, जितने भी आपके सक्रिय पोषक तत्व हैं, पहले भी बताया था मैंने मोबिलिटी वाले कंसेप्ट में। ठीक है, जितने भी सक्रिय पोषक तत्व हैं, इसका मतलब उनमें नाइट्रोजन की कमी होगी तो हमेशा कहां होगी? नीचे वाली पत्तियों में। सक्रिय पोषक तत्व हमेशा ऊपर चले जाते हैं, तो इन सब की कमी नीचे वाली पत्तियों में होती है। तो लिखना क्लोरोसिस होगा, और वो भी कहां होगा? पुरानी पत्तियों में। कहां पे होगा? पुरानी पत्तियों में। तो ये बात भी समझने वाली है। कैसे आया? समझ में आ गया होगा कि पुरानी पत्तियों पे ही क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एक सक्रिय तत्व है, और सक्रिय तत्व है तो ये क्या हो जाता है? ऊपर शिफ्ट हो जाता है। जैसे इसकी आवश्यकता होती है नई पत्तियों में ये चला जाता है, और पुरानी पत्तियों में इसकी कमी हो जाती है। तो क्लोरोसिस, हरिमाहीनता दिखाई देती है, और कहां दिखाई देती है? पुरानी पत्तियों पर। ठीक है, ये आपके नाइट्रोजन की पहली कमी होती है। इसके बाद में दूसरी बात, वृद्धि कम हो जाएगी। ठीक है, वृद्धि कम हो जाएगी, फलों का आकार घट जाएगा या फलों की संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, ये सारे कारण तो आपको ध्यान रखनी है। प्रकाश संश्लेषण कम होगा, जिसकी वजह से ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको नाइट्रोजन में ध्यान रखनी है। ये मेजर चीजें हैं, इसके अतिरिक्त और छोटी मोटी चीजें आ जाएगी, तो अभी हम पीडीएफ में उनकी बात कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजन से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, और वो क्या बनता है कि नाइट्रोजन ऐसा तत्व है जिसकी यदि आप अधिक मात्रा दे देते हो। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं सारी चीजों को, इस साइड में अधिकता की बात कर रहा हूं मैं, टॉक्सिसिटी की। ठीक है, नाइट्रोजन यदि हम अधिक मात्रा में दे देते हैं तो उसके टॉक्सिक लक्षण दिखाई देते हैं। टॉक्सिसिटी का मतलब होता है विषाक्तता। बात समझ में आई? विषाक्तता, जैसे हम विष लेते हैं, विष किसको कहते हैं? जहर। जब कोई चीज आवश्यकता से ज्यादा हो जाती है तो वो जहर बन जाती है, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, हम कहते हैं कि ड्रग्स नॉर्मली क्या होते हैं? ड्रग्स दवाइयां होती है, लेकिन उनको जो आवश्यकता से ज्यादा लेते हैं तो वो जहर बन जाते हैं। ठीक है, शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। वही सिस्टम है कि नाइट्रोजन पौधे की आवश्यकता तो है, लेकिन यदि हम उसको अधिक मात्रा में दे देते हैं तो वही चीज नुकसान करना स्टार्ट कर देती है। और इस प्रकृति का नियम ही यही है कि अधिकता होने पर हर चीज की जो है लिमिटेशन रखी हुई है। लिमिट से ज्यादा अगर कोई चीज होती है तो वो नुकसान पहुंचाती है, चाहे कितना ही कर लो। ठीक है, तो ये चीज है। टॉक्सिसिटी की बात करें, विषाक्तता की बात करें, तो विषाक्तता के लिए हम ये कहते हैं
कि पहली बात तो पौधे की अधिक ग्रोथ होती है, ठीक है, ज्यादा नाइट्रोजन होगा, ज्यादा ग्रोथ होगी, और ज्यादा ग्रोथ होने की वजह से पौधा गिर जाता है। क्या हो जाता है? पौधा गिर जाता है। तो लोजिंग, ठीक है, क्या देखने को मिलती है? जो लोजिंग वाली कंडीशन है वो देखने को मिलती है, ठीक है, लिख देते हैं इसको, पौधों का गिरना। यही कारण होता है कि हम जब गन्ने की बात करते हैं, क्योंकि गन्ना काफी बड़ा पौधा होता है, ठीक है, बढ़ता है, सीधा बढ़ जाता है, अब उसको है ना गिरने से रोकने के लिए ये ध्यान रखा जाता है कि ज्यादा नाइट्रोजन नहीं देना है, ठीक है, उतना ही नाइट्रोजन देना है जितनी आवश्यकता है। तो गिरने से बचाने के लिए पौधों का गिरना मुख्य रूप से क्या हो जाता है? अधिक नाइट्रोजन की वजह से होता है। आपके परिपक्वता, जो मेच्योरिटी है, वो लेट आती है। कभी भी पौधे यदि ग्रोथ करते रहेंगे तो टाइम पे मेच्योर नहीं होंगे, और मेच्योर नहीं होंगे तो आपके देखने को मिलेगा कि जिस टाइम पे फसल को पक जाना चाहिए था और उस टाइम पे हार्वेस्टिंग हो जानी चाहिए थी, उससे लेट 10 दिन या 15 दिन लेट हो जाते हैं, ठीक है, इतना फर्क पड़ जाता है। तो ये परिपक्वता पे भी फर्क डालता है, परिपक्वता में देरी, पहली बात, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अधिक नाइट्रोजन होने की वजह से खोखला तना, इसको हम होलो स्टेम रोग भी कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? होलो स्टेम। होलो का मतलब होता है खोखला, अंदर से खोखला हो जाता है, बाहर से फूला फूला सा नजर आता है, लेकिन तना अंदर से क्या हो जाता है? खोखला हो जाता है, और उसकी वजह से भी पौधे क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज देखने को मिलती है, खोखला तना भी इसी की वजह से होता है। इसके अलावा परिपक्वता में कमी आ ही जाएगी। एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी ध्यान रखनी है कि रोग और कीटों, रोग व कीटों का प्रकोप बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे बढ़ेगा? स्वाभाविक सी बात है कि ग्रोथ ज्यादा हो रही है, वृद्धि ज्यादा हो रही है, और ज्यादा वृद्धि होती है तो पौधा कैसा रहता है? लचीला रहता है, कोमल रहता है, और कोमल चीजों को खाने में कीटों को ज्यादा मजा आता है, ठीक है भाई। हार्ड चीज है, सख्त चीज है, उसको खाएगा, उससे अच्छा है कि कोमल कोमल को खाए। कोमल कोमल पत्तियां हैं, टहनियां हैं, उनका रस चूस लेता है आसानी से। छोटे कीट हैं तो रस चूसेंगे, बड़े कीट हैं तो उनको आसानी से खाएंगे। तो यदि हम नाइट्रोजन ज्यादा इस्तेमाल करेंगे फसल में तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? रोग और कीट ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनको भी मजा आने लग जाता है, फिर स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। उनके खाने की चीज जिस खेत में मिलेगी वहां पर ही जाएंगे। तो आसपास में मान लो नाइट्रोजन की और खेतों में कम मतलब लिमिटेशन के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है, आप ज्यादा दे रहे हो, तो आसपास वाले कीट मकोड़े कहाँ जाएंगे? आपके खेत में आ जाएंगे और आपके खेत को तबाह कर देंगे। तो ज्यादा यदि आप नाइट्रोजन देते हो तो रोग और कीटों का प्रकोप भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये कुछ आपके विषाक्तता के प्रभाव है किसके? नाइट्रोजन के। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि फास्फोरस में और पोटास में इतने ज्यादा नहीं है, ठीक है, उनकी अधिकता इतनी नहीं होती है। लेकिन नाइट्रोजन क्या है? क्योंकि हमारे जो हम आसपास की बात करें या हमारे राजस्थान की या पूरे देश की ही हम बात कर लेते हैं, खाद का मतलब सीधा सीधा होता है यूरिया ले आओ, ठीक है। कोई कहते भाई इसमें है ना खाद देना है, कोई भी कहते भाई इस फसल में खाद देना है, तो जाकर यूरिया लेकर आ जाते हैं। अब कौन सा खाद देना है, कौन से पोषक तत्व की कमी है, ये नहीं देखते हैं, बस खाद का मतलब यूरिया होता है या डीएपी होता है, तो यूरिया डीएपी लाकर डाल देते हैं। तो वो चीज होती है, इसलिए इनकी विषाक्तता भी ज्यादा देखने को मिलती है। एक चीज और होती है, यह भी ध्यान रखना कि आपके जो ये गन्ना होता है, ठीक है, गन्ना में यदि अधिक नाइट्रोजन देते हैं तो शुगर की कमी हो जाती है, ठीक है। शुगर क्या होती है? आपकी सुक्रोज होती है। तो यदि आप गन्ने में अधिक नाइट्रोजन देते हो तो जितना शुगर कंटेंट निकलना चाहिए था, जितनी चीनी बननी चाहिए थी, उतनी नहीं बनती है, उससे कम बनती है, ठीक है। तो ये भी एक दुष्परिणाम के रूप में आपके सामने आता है। ये नाइट्रोजन का ब्यूरा है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। एक बार दोबारा बता देता हूँ, प्रोटीन के निर्माण के लिए, डीएनए के निर्माण के लिए, आरएनए के निर्माण, एंजाइम और हार्मोन्स के निर्माण के लिए क्या जरूरी है? नाइट्रोजन जरूरी है। दूसरी बात, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन जरूरी है। बायोमास को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन, वो एक ही बात होती है, ज्यादा फर्क नहीं है। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए नाइट्रोजन जरूरी है, ठीक है। यदि डिफिशियंसी की बात करें तो क्लोरोसिस, हरिमाहीनता यानी कि पीलापन आ जाना, ये किसकी वजह से होता है? नाइट्रोजन की कमी से। पुरानी पत्तियों में ये दिखाई देता है। वृद्धि रुक जाएगी, फलों की संख्या कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ये नाइट्रोजन की
कमी है। विषाक्तता क्या है, तो पौधे गिरने लग जाएंगे, लोजिंग देखने को मिलेगी। परिपक्वता में देरी होगी, स्वाभाविक सी बात है, पौधा ग्रोथ करता रहेगा तो परिपक्व टाइम पे नहीं होगा। खोखला तना हो जाएगा, रोग व कीटों का प्रकोप बढ़ जाएगा और गन्ना में शुगर की कमी हो जाएगी, शुगर कंटेंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको नाइट्रोजन में ध्यान रखना। नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन भी यहाँ से ज्यादा बनते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं फास्फोरस की। ठीक है, फास्फोरस में क्या है, तो फास्फोरस में सीधा सीधा हम ये कहते हैं कि ये क्या है, एक तो किस किस का निर्माण कर रहा है। पहले तो ये देख लेते हैं कि काम क्या है फास्फोरस के। एक तो आप याद करो कि डीएनए में फास्फोरस का रोल होता है, दोबारा बताना पड़ेगा क्या, डीएनए में फॉस्फेट समूह होता है, याद करो। ठीक है, दोनों पेंटोस शर्कराओं को जोड़ने के लिए बीच में फॉस्फेट समूह होता है। वो फॉस्फेट क्या कर रहा है, वो फॉस्फेट फास्फोरस का बना हुआ है। इसका मतलब वहां डीएनए में भी किसका काम होता है, फास्फोरस का काम होता है। आरएनए में भी फास्फोरस का काम होता है, यानी कि इसके निर्माण के लिए भी जरूरी है। इसके अलावा बीज बनने के लिए, ठीक है, यहां लिख लेता हूं, यदि बीजों का निर्माण, बीज निर्माण के लिए भी क्या होता है, फास्फोरस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं कि फास्फोरस क्या करता है, तो फास्फोरस ये तो मेजर काम है, बाकी वृद्धि को बढ़ाने में, ठीक है, बीजों के निर्माण में, बीजों की संख्या बढ़ाने में। इसके अलावा हम कहते हैं कि फास्फोरस मुख्य रूप से क्या करता है, कई प्रकार की एंजाइमेटिक प्रक्रियाओं में भी भाग लेता है। एंजाइमेटिक प्रक्रियाओं का मतलब है, जैसे मान लो आपके एटीपी और एडीपी का उपयोग होता है अधिकतर चीजों में। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये तो कोशिका की ऊर्जा इकाई है। ठीक है, क्या है, ऊर्जा इकाई है। ऊर्जा इकाई के रूप में किसका निर्माण करता है, तो आप ध्यान रखो, एटीपी का निर्माण करता है, NADPH का निर्माण करता है, FADPH का निर्माण करता है। ठीक है, ये क्या है, ये सब ऊर्जा से संबंधित चीजें ही है, तभी तो हम इनको जो है कह रहे हैं कि प्लांट के लिए ऊर्जा का जो है एक कुंजी की तरह, ठीक है, चाबी की तरह काम करता है फास्फोरस। ठीक है, क्योंकि एटीपी के निर्माण में एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, फॉस्फेट आ गया इसमें, इसका मतलब फास्फोरस यहाँ भी जरूरी होता है। ठीक है, तो इसलिए फास्फोरस को हम ऊर्जा इकाई कहते हैं। ठीक है, ये चीजें आपके फास्फोरस में ध्यान रखनी है काम के रूप में। इसके बाद में दूसरी चीज आती है, फास्फोरस को यदि हम उसकी डिफिशियंसी की बात करें, यहां पर बात कर रहे हैं कमी की। कमी में क्या कहेंगे, तो एक तो आपने सुना होगा कि पत्तियां कैसी हो जाती है, पर्पल रंग की हो जाती है। ठीक है, कैसी हो जाती है, पर्पल रंग की, तो पत्तियां आपके बैंगनी रंग की हो जाती है। पत्तियां कैसी हो जाएगी दोस्तों, बैंगनी रंग की हो जाएगी। दूसरी बात, पत्तियां हंसी आकार की हो जाती है, यानी कि मुड़ जाती है, किसकी आकार की, दराती के आकार की मुड़ जाती है। ठीक है, तो एक ये भी ध्यान रखना, आकार की हो जाती है। इसके अलावा एक बात ध्यान रखना, प्रभाव कहां पर नजर आएगा, ऊपर वाली पत्तियों पे या नीचे वाली पत्तियों पे, तो मैंने कहा था कि तीनों NPK तीनों ही क्या है, सक्रिय पोषक तत्व हैं, और सक्रिय पोषक तत्व ऊपर चले जाते हैं, तो कमी कहां होगी, नीचे वाली पत्तियों में होगी। तो आपकी जो पुरानी पत्तियां हैं उनमें इसकी क्या हो जाती है दोस्तों, कमी हो जाती है। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको ये बेसिक बातें तो लिखनी ही है कि वृद्धि कम होगी। ठीक है, इसके अलावा बीज निर्माण कम हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, यदि कमी होगी तो बीज निर्माण भी क्या होगा, प्रभावित होगा, और बीज निर्माण में भी कमी हो जाएगी। ठीक है, यदि हम इसकी विषाक्तता की बात करें तो हम ये कहते हैं कि अधिकता होने पर, ठीक है, ये जो पत्तियों के किनारे होते हैं वो जलना स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा सा ये दिखाई देता है, बाकी ज्यादा इसके प्रभाव दिखाई नहीं देते हैं। तो अधिकता होने पर क्या हो जाता है, पत्तियों के जो किनारे हैं वो जलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज है। इसके बाद में बात करते हैं पोटाश की।
पोटास कभी भी आपके किसी भी, जो हम ये कहते हैं ना कि जैसे फास्फोरस के लिए कह रहे थे कि प्रोटीन निर्माण में, ठीक है, जो आपका ये है नाइट्रोजन है, इसके लिए हम कह रहे थे कि कई प्रकार के एंजाइम्स में, एमिनो एसिड्स में, ठीक है, इनकी बात कर रहे थे। फास्फोरस के लिए हम मुख्य रूप से ये कह रहे थे कि ये है ना एटीपी के निर्माण में, बीज निर्माण में, इनमें भाग ले रहा है। लेकिन ये जो आपका पोटास है ना, ये आपका स्ट्रक्चरल पोषक तत्व नहीं है, यानी कि संरचना में भाग नहीं लेगा, ठीक है। तो सर क्या काम करेगा? ये काम बहुत सारे करता है लेकिन संरचना में भाग नहीं लेता है। इसके काम देखो, इसके काम अलग ही है। जैसे एक तो ये आयन विनिमय में भाग लेता है, आयन विनिमय, या हम ये कह सकते हैं ओस्मो रेगुलेशन, ठीक है, परासरण, ठीक है। परासरण में क्या लेते हैं? परासरण में भाग लेता है, परासरण, ठीक है। और दूसरी चीज एक आपने सुना होगा कि जो पोटेशियम आयन होता है ये आपके रंध्रों के खुलने एवं बंद होने में भाग लेता है, ठीक है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि यदि हमें क्या करना है, ड्रोट से बचाना है, ठीक है, किससे? सूखे से, सूखे से सुरक्षा देता है, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं कि रोगों से भी सुरक्षा देता है, रोगों से भी क्या देता है? सुरक्षा का काम करता है। और एक चीज ध्यान रखना, बीजों के गुणवत्ता, बीजों की गुणवत्ता के लिए बहुत जरूरी होता है। बात समझ में आएगा? ये सारे काम किसके हैं? ये सारे काम आपके पोटेशियम के हैं, ठीक है। जिसमें पहला तो ये परासरण में भाग लेता है। परासरण का मतलब हो गया, मान लो ये आपकी एक कोशिका है, ठीक है, और ये एक कोशिका है। यदि इसमें आपके आयनों की संख्या कम या ज्यादा होगी, मान लो यहाँ पर बहुत सारे प्लस आयन हो गए, पोटेशियम प्लस हो गया, पोटेशियम प्लस हो गया, H प्लस हो गया, ठीक है, तो ये क्या करता है? आयन विनिमय के लिए भाई इस कोशिका में, इस कोशिका में आयन दोनों बराबर रहे, इसलिए यहां से यहां शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, यहां से यहां शिफ्ट हो जाता है। इस प्रकार की प्रक्रियाएं करता है, ठीक है। इसके अलावा रंध्रों को खुलने और बंद करने के लिए आपने सुना होगा कि हम क्या करते हैं, जब भी रंध्र खोले जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर प्रासरण दाब का ही जो है प्रभाव पड़ता है। रंध्र कैसे खुलते हैं, बंद कैसे होते हैं, इस पर प्रासरण दाब का ही जो है रोल होता है। तो यहाँ पर भी आपको क्या होता है, पोटेशियम आयन इसमें काम करता है, सूखे से बचाने में, रोगों से बचाने में, और बीजों की गुणवत्ता के लिए पोटेशियम बहुत जरूरी होता है। ये सारे काम किसके हैं दोस्तों? पोटेशियम के ही काम है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में इसके कमी के लक्षण, तो कमी में आपको वही सारी चीजें लिख के आनी है जो कि यहां से बिल्कुल विपरीत रहने वाली है। जब कमी होगी, ठीक है, कमी होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि एक तो आपके रोगों से लड़ने की और सूखे से लड़ने की पौधे की सुरक्षा नहीं होगी। रोग पौधे में क्या होंगे? ज्यादा लगेंगे, ठीक है, रोगों का प्रभाव भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसके अलावा हम कहते हैं कि बीजों की गुणवत्ता खराब हो जाएगी, ठीक है, बीजों की जो क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। ये कुछ काम है जो आपको पोटेशियम में ध्यान रखने हैं। टॉक्सिसिटी की बात करें तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, वही पत्तियों का जो जलना है वो इसमें मुख्य रूप से देखा जाता है। ज्यादा हो जाने पर पत्तियां जलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे 3 पोषक तत्व थे जिनको हमने डिस्कस किया है। सारी बातें मैंने आपको बता दी है। एक तो नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, फास्फोरस की बात कर रहे हैं, एक पोटास की बात कर रहे हैं, और ये आपके लिए तीनों ही इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। सिंपली कह दिया जाता है कि फास्फोरस के जो है फंक्शंस बताइए पौधे में, ठीक है, तो वो आपको जो है एक तरफ से वर्णन करके आना होता है, सारी चीजें लिखनी होती है। तो ये जो है समझाने वाली सारी चीजें मैंने बता दी है। अब हम जो है रिवीजन के तौर पे एक बार पीडीएफ देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा था कि एब्जॉर्प्शन के लिए, सॉइल में एब्जॉर्प्शन के लिए न्यूट्रिएंट्स का आयनिक होना जरूरी होता है, ठीक है। क्या होता है? आयनिक होना जरूरी है। यहाँ पर ध्यान दो, नाइट्रोजन के लिए दोनों बातें बताई थी, यहाँ पर मिल जाती है। फास्फोरस के लिए ये कहा था कि मुख्य रूप से तो ये मिलता है, यदि वहां पर पीएच कम है तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। पोटेशियम में आयन के रूप में, कैल्शियम आयन के रूप में, मैग्नीशियम आयन के रूप में, सल्फेट आयन के रूप में, आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर। यहाँ पर ध्यान देना, बोरिक एसिड। मैंने कहा था कि बोरोन क्या करता है कभी कभी, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन सा तत्व है जो कि उदासीन अवस्था में भी पौधे को मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि अधिकतर क्या हो रहे हैं, आयनिक अवस्था में मिल रहे हैं। तो बोरोन आपके उदासीन बोरिक एसिड के रूप में भी मिल जाता है, या फिर ये जो आपके BO3- है आयन के रूप में, इसके रूप में भी मिल जाता है। तो दोनों चीजों का ध्यान रखना। मोलिब्डेनम आपके आयन के रूप में मिलेगा, क्लोरीन भी आपके आयन के रूप में मिलेगा। तो अधिकतर चीजें आयनिक रूप में होती है, बोरोन का ध्यान रख लेना। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि नाइट्रोजन दोनों आयन्स के रूप में क्या होता है, पौधे को प्राप्त होता है। यहाँ क्या है आपके एनाइन है, और यहाँ क्या है कैटाइन है, यानी धनाइन और ऋणाइन दोनों के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आ जाते हैं पीएच की बात करें तो पीएच के लिए हम ये कहते हैं कि ऑप्टिमम पीएच तो ये रहने वाला है, यदि पीएच 6 से कम है तो आयरन की, मैग्नीज की, जिंक की, कॉपर की, बोरोन की उपलब्धता तो बढ़ती है, क्योंकि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है और अम्लीय में माइक्रो न्यूट्रिएंट की अधिकता बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये तो आपके सारे माध्यम के हैं, इसलिए इनकी जो है देखने को मिलती है हमें कमी, स्वाभाविक सी बात है। फॉस्फोरस क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि फॉस्फोरस क्या होता है, अधिकतर जो है 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में ही प्राप्त होता है। फॉस्फोरस का सबसे बेस्ट यही है, ठीक है, ना तो ज्यादा में प्राप्त होगा और ना कम पीएच में प्राप्त होगा, तो यहाँ पर ही आकर रुक जाता है। दूसरी बात, मोलिब्डेनम क्यों आया? तो ये एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जिसकी कमी जो है किसमें होता है, एसिडिक सॉइल में होती है, और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट भी है, ठीक है। दोनों चीजें इसमें देखने को मिलती है भाई, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट भी है और साथ में इसकी कमी भी कहाँ हो रही है, एसिडिक में। बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट को आप इसमें रख सकते हो, ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट ही है, इनको आप जो है अम्लीय में रख सकते हो। यहाँ पर बात करते हैं न्यूट्रल की, न्यूट्रल में अधिकतर मिल जाते हैं सारे। एल्केलाइन की बात कर लेते हैं। एल्केलाइन में जो है उपलब्धता को कम करता है, यानी कि इनकी तो कमी होगी, स्वाभाविक सी बात है। फास्फोरस यहाँ भी आया है, ठीक है, यानी कि फास्फोरस यहाँ भी कमी, यहाँ भी कमी, दोनों जगह फास्फोरस की कमी होती है, लेकिन मोलिब्डेनम और बोरोन की उपलब्धता यहाँ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया है, बोरोन आ गया है, बोरोन की उपलब्धता यहाँ पर कम होती है, ठीक है, लेकिन बोरोन यहाँ पर भी उपलब्ध होता है और मोलिब्डेनम तो उपलब्ध होगा ही, ठीक है। तो ये पीएच मान का ध्यान रखना है आपको, इसको समझना है, ठीक है। बाकी इस न्यूट्रल पीएच मान पर तो लगभग सभी ही समान मात्रा में अवेलेबल होते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं होती है। तभी तो हम बेस्ट पीएच मान क्या मानते हैं, 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में। वो इसलिए होता है क्योंकि उस पे सभी पोषक तत्व उपलब्ध हो रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज होती है। इसके बाद में अपना नाइट्रोजन आ गया। नाइट्रोजन के बारे में मैंने कहा था कि ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको जो है सारी चीजें लिखी हुई है, समझा मैंने सारा दिया है, ठीक है, सारी बातें मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दी है, आपको बस यहाँ पर एक बार रीडिंग मारनी है। जैसे कि नाइट्रोजन क्या करता है, एमिनो एसिड तत्व बनाता है जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है, इसी से एंजाइम्स का निर्माण होता है जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन में भाग लेते हैं, ठीक है। फिर न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए की बातें मैंने बताई। डीएनए और आरएनए के लिए जरूरी क्या है, नाइट्रोजन जरूरी है, ठीक है। क्लोरोफिल के लिए मैंने कहा था मैग्नीशियम और नाइट्रोजन दोनों ही क्लोरोफिल के लिए जरूरी है, वो बात यहाँ पर आ रही है। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी पौधा जो है नाइट्रोजन में, चाहे लीफ हो चाहे स्टेम हो, इनके निर्माण के लिए क्या है, पौधा जरूरी होता है नाइट्रोजन होना पौधे में, ठीक है। तो वो चीज भी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा रूट और शूट के डेवलपमेंट को भी बढ़ाता है, ठीक है। जो लीफ एजिंग है उसको डिले करता है, यदि पौधा मान लो जल्दी वो हो रहा है,
मर रहा है या मान लो जल्दी बूढ़ापा आ रहा है उसके, तो नाइट्रोजन दे देने से उसमें क्या आ जाती है, थोड़ी सी उसकी एजिंग बढ़ जाती है, एज बढ़ जाती है। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है। हम कह रहे थे कि नाइट्रोजन की अधिकता हो जाने की वजह से क्या हो रहा है, पौधे की मेच्योरिटी कम हो जाती है, मेच्योरिटी का टाइम कम हो जाता है, ज्यादा टाइम लेता है। तो यहाँ पर भी वही चीज देखने को मिलती है। ये क्या करेगा, एजिंग को बढ़ाएगा, बायोमास प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। एटीपी एनएडीपीएच के उत्पादन में भी भाग लेता है। ठीक है, नाइट्रोजन में इसका भी रोल होता है। इसके अलावा प्लांट हार्मोन के सिंथेसिस में नाइट्रोजन, ऑक्सीन हो चाहे साइटोकाइनिन हो चाहे जिब्रेलिन हो, सबके लिए क्या जरूरी होता है, नाइट्रोजन जरूरी होता है। सीड के लिए, फ्रूट के डेवलपमेंट के लिए नाइट्रोजन जरूरी होता है। नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन को इनहांस करता है। ठीक है, चाहे वो पोटेशियम हो, फास्फोरस हो, सभी जो पौधे हैं उनकी जो है इसको बढ़ाता है, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ठीक है, ये सारी चीजें। इसके बाद में आता है डिफिशियंसी। ये क्या थे, नाइट्रोजन के काम थे। अब नाइट्रोजन की डिफिशियंसी की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन की डिफिशियंसी में देखो, मैंने कहा था कि जस्ट उल्टा होगा। यदि आपके हम सही मात्रा में दे रहे हैं, इसका मतलब ये सारे काम हो रहे हैं। यदि इनकी कमी होगी तो ये सारे काम रुक जाएंगे, तो वो ही काम हम यहाँ रुकते हुए पाएंगे। पहली बात तो क्लोरोफिल का निर्माण नहीं हो रहा है, नाइट्रोजन की कमी है, क्लोरोफिल का निर्माण नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्लोरोसिस या हरिमाहीनता देखने को मिलेगी। यानी कि पौधे की जो पत्तियां होती है, ऊपर वाली पत्तियां होती है, नीचे वाली जो पत्तियां हैं वो ज्यादातर क्या हो जाती है, पीली हो जाती है। ठीक है, नीचे वाली पत्तियों पर ज्यादा प्रभाव आता है। स्टंट ग्रोथ, ग्रोथ का रुक जाना। स्टंट ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ का रुक जाना। तो नाइट्रोजन नहीं होगा तो पौधा ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगी। रिड्यूज टिलरिंग एंड ब्रांचिंग। जब नाइट्रोजन रहेगा तो पौधा फलता फूलता रहेगा, टिलरिंग भी होगी, ब्रांचेज भी आएंगी। लेकिन नाइट्रोजन की कमी होगी तो इनकी भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, पैदावार भी कम हो जाएगी। पर्पल और रेड टिन स्टेम और लीव्स। ठीक है, एंथोसाइनिन एक्यूमुलेशन होता है, उसकी वजह से पर्पलिश कलर दिखाई देता है। पुअर सीड फॉर्मेशन, जो बीज है उसका निर्माण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फ्लावरिंग कम होगी। ठीक है, ये सारी ओवरऑल जो आपका प्रोटीन कंटेंट होता है उसकी कमी होगी। इसकी वजह से जितने भी काम हो रहे हैं ये मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी से ही होते हैं। ठीक है, ये प्रीमेच्योर लीफ ड्रॉप, जल्दी से पत्तियां सूख जाती है। थिन वीक स्टेम, ये वही बातें हैं जो मैंने आपको बता दी, घुमा फिरा के बताया गया है। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी थोड़ी सी पढ़ के जानी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन की टॉक्सिसिटी तो बहुत जरूरी होती है क्योंकि अधिकतर जो टॉक्सिसिटी होती है वो नाइट्रोजन की वजह से ही होती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। एक तो वीक स्टेम और लॉजिंग देखने को मिलती है। ठीक है, पौधा जल्दी से क्या हो जाता है, गिर जाता है, क्योंकि जब ज्यादा ग्रोथ करता है तो पौधा क्या रहता है, लचीला रहता है, और लचीला रहेगा तो वो अपने भार को संभाल नहीं पाता है। ठीक है, फिर वो क्या करता है, गिर जाता है। तो ये चीज देखने को मिलती है किसकी वजह से, नाइट्रोजन की अधिकता की वजह से। डिले मेच्योरिटी, जब अधिक ग्रोथ करता रहेगा तो मेच्योर नहीं हो पाएगा टाइम पे। ठीक है, इसका मतलब टाइम लगेगा। हम कह सकते हैं भाई 10 से 15 दिन लेट मेच्योरिटी आएगी, बाद में हार्वेस्टिंग होगी। ठीक है, ये चीज देखने को मिलती है। रिड्यूस ग्रोथ, रूट की ग्रोथ कम हो जाती है। ठीक है, इंक्रीज पेस्ट एंड डिजीज ससेप्टिबिलिटी, पौधा कोमल है तो उसको जल्दी से पौधे आकर, जो कीट है वो आकर खाएंगे। ठीक है, तो इनकी अटैक जो है बढ़ जाता है, चाहे एफिड हो, सफेद मक्खी हो, फफूंद हो, चाहे पाउडरी मिल्ड्यू हो, रस्ट हो, इनका प्रकोप बढ़ जाता है। ठीक है, जो पत्तियां होती है वो जलती है। इसके अलावा सोइल एसिडिफिकेशन एंड न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हो जाता है। ये प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है जब एक न्यूट्रिएंट की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो दूसरे न्यूट्रिएंट के अपटेक में पौधे को जो है दिक्कत होती है। ठीक है, जब सही मात्रा में सभी पौधे मिल रहे होते हैं, ठीक है, सभी न्यूट्रिएंट मिल रहे होते हैं तो आराम से सबको उठा लेती है। लेकिन जब ये प्रॉब्लम आती है कि एक की मात्रा बढ़ गई तो ऑटोमेटिक ही दूसरे की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये चीज देखने को मिलती है। इसके बाद में आ जाता है फास्फोरस। फास्फोरस के काम क्या है, एटीपी एडीपी के निर्माण में, डीएनए आरएनए के निर्माण में, सारी चीजें बताई हुई है। रूट डेवलपमेंट में, इनहांस फ्लावरिंग, फूड वो सीड फॉर्मेशन में, सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी में, फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस इफिशियंसी में, स्ट्रेस रेजिस्टेंस में, डार्कनेस यदि डिफिशियंसी होगी तो पर्पल कलर की लीव्स हो जाएगी, बात बताई हुई है। ठीक है, स्टंट ग्रोथ, ग्रोथ रुक जाएगी, पुअर डेवलपमेंट होगा, डिले फ्लावरिंग, सीड कोट सेट कम हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बताई हुई है। न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस, जिंक, आयरन, कॉपर, इनकी कमी हो जाएगी जब फास्फोरस अधिक होगा तो। ठीक है, ये पीला पड़ने लगेगा, इंटरवेनल क्लोरोसिस होगी, वीट रूट होगी, मेच्योरिटी कम आएगी, फूड ग्रेन फिलिंग होगी, नेक्रोसिस देखने को मिलेगी, ये सारी चीजें हैं। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वाटर को बैलेंस करने के लिए, स्टोमेटल कंट्रोल,
स्टोमेटा क्या होगा, ओपन ही होगा, तो पानी वाष्प के रूप में बाहर निकलेगा। जब पानी बाहर निकलेगा तो जड़ों के द्वारा पानी ज्यादा खींचा जाएगा, ठीक है। तो ये वाटर का जो बैलेंस है ये बनाने के लिए फास्फोरस जरूरी है। एंजाइमों के और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए जरूरी है। फोटोसिंथेसिस को बढ़ाने के लिए जरूरी है। इंप्रूव डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस बताया हुआ है। फ्लावरिंग, फ्रूट और सीड क्वालिटी के लिए यहाँ ध्यान देना है, सीड की क्वालिटी के लिए, सीड फॉर्मेशन के लिए नहीं, सीड की क्वालिटी के लिए जरूरी है क्या, आपका पोटास, ठीक है। एबायोटिक स्ट्रेस के लिए ड्रोट, फ्रोस्ट, सैलिनिटी सबको रोकने के लिए क्या करता है, फास्फोरस मदद करता है। लोजिंग को कम करता है, ठीक है। लीप मार्जिनल क्लोरोसिस आता है, टिप बर्न हो जाती है, ये इसकी कमी से हो रहा है। स्टेम लोजिंग हो रही है, ये सारे क्या होते हैं, इसकी कमी से। ड्रोट सेंसिटिविटी आ जाएगी, मैच्योरिटी कम हो जाएगी, डिफिशियंसी आएगी। टॉक्सिक सिम्टम्स पोटेशियम के दिखाई देंगे। क्या क्या दिखाई देंगे, न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस। न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस तो आप हर प्रकार के न्यूट्रिएंट में लिख के आ सकते हो, क्योंकि एक भी न्यूट्रिएंट की अधिकता होती है ना पौधे में, तो दूसरे न्यूट्रिएंट की ऑटोमेटिक की कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि उसकी जगह होनी चाहिए थी ना जहां पर, वहां पर क्या होता है, कोई दूसरा पोषक तत्व जाकर बैठ जाता है जिसकी अधिकता होती है वो, तो फिर स्वाभाविक सी बात है भाई कमी है। अब आपके पास मान लो इतना स्पेस है, ठीक है, इतना स्पेस है। अब इसमें आप चाहते हो कि मैं इतने से मैं फास्फोरस भी रखूं, इसमें नाइट्रोजन भी रखूं, इसमें पोटास भी रखूं, सारी चीजें यहीं पे रखना चाहता हूं। अब आपने क्या किया, स्टार्टिंग में जब नाइट्रोजन लिया तो नाइट्रोजन की अधिकता थी और इस सारा एरिया में नाइट्रोजन ही आ गया, ठीक है। तो दूसरे पोषक तत्व फिर कहाँ आएंगे, तो दूसरों के लिए जगह नहीं बचेगी, फिर ये एडजस्ट होंगे तो इनकी कमी होगी। तो जो न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस है ये अधिकता की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज होती है, लीफ टिप हो जाती है, स्टंट, ये जो चीजें है ना, इंटरवेनल क्लोरोसिस, इसको मैं एक साथ एक क्लास में समझा दूंगा ये क्या चीजें होती है, ठीक है। जब लास्ट में हम बात करेंगे एक साथ डिफिशियंसी में मैं चीजें समझा दूंगा, ये टेंशन नहीं लेनी है सर, इनके बारे में बताया नहीं, ये सारी चीजें मैं एक साथ बता दूंगा, ठीक है। तब आपके एक जगह ही समझ में आ जाएगी, इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं है। तो ये चीजें हैं जो हमने देखी है, सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, कुछ ज्यादा समझने वाला कुछ नहीं था। सारी चीजें किसके निर्माण में कौन भाग ले रहा है, इसलिए उसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्लास थी। अब हम क्या करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो जितने भी न्यूट्रिएंट बचे हैं उनको एक साथ लेकर सबकी डिफिशियंसी और उनके फंक्शन देख लेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।